क्या कहता है एग्जाम्पल 4 में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z so that the vectors a is equal to xi cap plus 2j cap plus zk cap and b is equal to 2i cap plus yj cap plus k cap are equal। तो इक्वल कब होंगे वेक्टर a और b? जब इनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, यानी i कैप का कंपोनेंट यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है x है, और यहाँ पे i कैप का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2। तो बताओ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? y की वैल्यू भी 2 होगी, क्योंकि यहाँ 2j कैप है और यहाँ yj कैप है। तो y यानी j कैप का कोफिशिएंट दोनों जगह बराबर होगा। ऐसे बताओ z की वैल्यू क्या होगी अगर a और b वेक्टर इक्वल है तो? 1। हाँ 1 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 पे आ जाओ। कहता है ये वेक्टर a दिया है i प्लस 2j कैप और b दिया है 2i प्लस j कैप। कहता है इज मॉड a इक्वल टू मॉड b? तो मॉड a मॉड b बराबर है क्या? चलो देखते हैं। इसका आएगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1 5 रूट 5 आ जाएगा। और मॉड b क्या होगा? 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1 5 रूट 5। तो कहता है आर द वेक्टर a एंड b इक्वल? क्या क्या होंगे? इक्वल होंगे। वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, तो वेक्टर इक्वल होते हैं क्या? सर डायरेक्शन भी इक्वल होने चाहिए। हाँ, तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट आई कैप का 1 है, पर यहाँ पे कोफिशिएंट आई कैप का 2 है, तो ये इक्वल कैसे कह सकते हैं? इक्वल तो कह ही नहीं सकते। और जे कैप का कोफिशिएंट देखो क्या है कि यहाँ पर जे कैप कोफिशिएंट 2 है और वहाँ पे जे कैप कोफिशिएंट क्या है? वहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या है? इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a is equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap। तो यूनिट वेक्टर बताना है आपको, किसकी डायरेक्शन बताना है इसकी। तो कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं, यानी वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 प्लस 1 यानी रूट 14। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, हर एक टर्म के नीचे रूट 14 लिख दिया। तो इसी को हम एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, यानी ये हमारा कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा, ये कॉस गामा, यानी ये डायरेक्शन कोसाइन भी बोल सकते हैं। फिर एग्जांपल 7, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i minus 2j कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7। तो 7 यूनिट का मैग्नीट्यूड चाहिए और इसकी डायरेक्शन चाहिए जिस डायरेक्शन में a है। तो पहले a से तो यूनिट वेक्टर बना लो और यूनिट वेक्टर को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा? इसका मैग्नीट्यूड तो रूट 5 आएगा, तो हमने रूट 5 से डिवाइड कर दिया। तो एक बार रूट 5 से डिवाइड करने के बाद 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 7 एक है। यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन में 7 मैग्नीट्यूड यूनिट्स का ये वेक्टर नया तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल 8 देखो। कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। तो एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इन दोनों के सम की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा? तो पहले आप इन दोनों का जो सम निकलेगा उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। मानो a प्लस बी सी के बराबर है, तो बताओ i के कोफिशिएंट ऐड करो, 2i प्लस 2i कैप, तो ये 4i कैप हो जाएगा। 2j प्लस j तो हो जाएगा 3j, माइनस 5k और प्लस 3k क्या हो जाएगा? माइनस 2k। तो अब बताओ इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 प्लस 4 यानी रूट 29। तो मैग्नीट्यूड इसकी रूट 29 है। अब a प्लस बी को हमने c मान लिया, तो इसकी c की मैग्नीट्यूड 29 है, तो पूरे c वेक्टर को रूट 29 से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर तैयार हो गया। और यूनिट वेक्टर तैयार हो गया। अब इसका हम यही बोला था कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, सम का यूनिट वेक्टर। तो सम का यूनिट वेक्टर क्या हो गया? 4 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप माइनस 2 अपॉन रूट 29 के कैप। तो इसको हम एल, एम और एन भी बोल सकते हैं, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बोल सकते हैं। फिर राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर दिस एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन। बताओ इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है? कौन बता रहा है? इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो, इसके कोफिशिएंट्स होंगे ना, क्या है इसके कोफिशिएंट? 1 1 और -2। 1 -2। तो 1 1 -2 इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें?
इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर और अंडर रूट कर दो, तो उससे आ जाएगा √6। तो √6 से सबको डिवाइड कर दो, 1/√6, फिर से 1/√6 और -2/√6, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। LMN यानी ये जो ऊपर है ए मतलब ये मतलब x2 - x1 और ये r हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो x2 - x1 अपॉन r, ये y2 - y1 अपॉन r, ये z2 - z1 अपॉन r। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन। फिर वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, दो वेक्टर को ज्वाइन करने वाले, तो बताओ ये P1 P2 मैंने पिछली बार बताया था, मानो ये P1 x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो हम P1 से P2 की तरफ एरो दिखा रहा है, तो P1 P2 बोलेंगे इसको हम। तो आप है ना ओरिजिन से ज्वाइन कर दो इसको, ओरिजिन से जब ज्वाइन किया तो ओरिजिन से तो दोनों वेक्टर बाहर निकल रहे हैं, तो ये एरो बाहर की तरफ है। और अब बताओ कौन से दो वेक्टर ऑर्डर में है, कौन से दो वेक्टर ऑर्डर में है, तो ये मुझे लग रहा है कि OP1 और P1 P2 ऑर्डर में है, और ये OP2 जो है रिवर्स ऑर्डर में है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, OP1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू OP2। पर हमें इंटरेस्ट तो P1 P2 में, तो OP1 उधर ले जाओ, तो क्या आया OP2 माइनस OP1। तो जब भी हमें P1 P2 वेक्टर दिया है तो P1 से शुरू हो रहा है P2 पे खत्म हो रहा है, तो क्या करेंगे पहले OP2 फिर माइनस OP1 ऐसे लिखेंगे। तो OP2 क्या है, OP2 तो x2i प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, और OP1 क्या है x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। अब माइनस कर लो, तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है P1 P2 वेक्टर हो गया। पर अब हमें क्या निकालना है इसमें, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो कैसे निकालें, तो P1 P2 का मैग्नीट्यूड निकालिए, ये अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसको हम r भी बोल सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ a बोल दो। तो a कैप कैसे निकलेगा, मैं वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी इसको डिवाइड कर दो इस पूरे के साथ, Li प्लस mj प्लस nk, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट p एंड q डायरेक्टेड फ्रॉम p टू q, p से q की तरफ। ठीक है, तो जब p से q पे खत्म हो रहा है, q पे खत्म हो रहा है तो पहले OQ लिखेंगे और बाद में OP, OQ माइनस OP। तो बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि जैसे P1 P2 वेक्टर था हमारे पास, तो P1 P2 को हमने क्या लिखा था, याद है किसी को, P1 P2 को क्या लिखा था, ये रहा OP2 minus OP1। वेरी गुड, OP2 माइनस OP1। इसी तरह से अगर हम इसमें लिखना चाहें PQ तो OQ माइनस OP लिखा जाएगा। तो Q में से P वाले माइनस कर दो, मेंटली करते हैं चलो, -1 -2 तो -3i कैप, फिर -2 -3 -5j कैप, -4 -0 तो -4k कैप। तो ये PQ तैयार हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 9 प्लस 25 प्लस 16 यानी 50 का अंडर रूट यानी 5√2। तो ये मैग्नीट्यूड है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या होंगे, तो ये जो कोफिशिएंट है ना वही बता दो, -3 -5 और -4। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए, और डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं तो इस 5√2 से डिवाइड कर दो, तो -3/5√2 -5/5√2 -4/5√2, इस तरह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे, पहले से मैंने लिखा हुआ है, और चाहो तो मैं पहले मिटा दूं और फिर जो है कराऊं, और नहीं तो फटाफट हो जाएगा अगर इसको समझोगे तो। तो सेक्शन फॉर्मूला में बताया है कि एक लाइन है P से लेकर Q तक, P से लेकर Q लाइन को R पॉइंट ने डिवाइड किया है, किस रेशियो में डिवाइड किया है, m/n रेशियो में। P के कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2 z2, और हमें R के कोऑर्डिनेट जो है ना वो निकालने हैं। तो कैसे निकालें, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं O से लेके P तक जो है ना वो हमारा A वेक्टर है, स्मॉल a दिखा दिया, और P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ऐसे ही Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और OQ को हमने मान लिया B, और जनरल वेक्टर OR है उसको हमने क्या मान लिया कि स्मॉल r वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। तो अब ये रेशियो दिख रहा है, वो क्या करना है इसमें,
रेशियो क्या आएगा, पी आर अपॉन आर क्यू इजकल टू एम इज टू एन हो जाएगा ना। तो मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ, बताओ इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएं, अगर ये वाला ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर में कौन से दो वेक्टर जो है सेम ऑर्डर में, कौन बता रहा है, कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में, ओपी और पीआर। हाँ ओपी और पी आर सेम ऑर्डर में, ये रिवर्स ऑर्डर में, तो हम लिख सकते हैं ओपी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर। और फिर पी आर क्या होता है, वैसे डायरेक्ट अगर पूछा जाए पी आर क्या होता है, तो हमें पता है पी से शुरू हो रहा है आर पे खत्म हो रहा है, तो ओ आर माइनस ओ पी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, ठीक है। पर ओ आर क्या है, ओ आर तो स्मॉल आर है, और ओ पी क्या है, वो तो स्मॉल ए है, तो ओ आर माइनस ओ पी को आर माइनस ए लिख सकते हैं। तो ये मेरा वेक्टर पी आर जो है आर माइनस ए है। फिर ऐसे ही ओ आर क्यू वेक्टर बताओ, ये वाला वेक्टर, इस ट्राइंगल में ओ आर क्यू ट्राइंगल के अंदर आर क्यू वेक्टर क्या होगा, वैसे बता दूं आर क्यू वेक्टर क्या, मैं छिपा दी मैंने, आर क्यू वेक्टर कौन सा माइनस कौन सा, ओ क्यू माइनस ओ यानी आर। यानी बी माइनस आर बोल सकते हैं क्या अपन, ओ क्यू माइनस ओ आर मतलब बी माइनस, ओ क्यू को हमने बी माना है और ओ आर को आर माना है। तो अब हमारा रेशियो क्या है, पी आर अपॉन आर क्यू रेशियो क्या है, पी आर अपॉन आर क्यू तो एम इज टू एन है ना, तो मैं लिख दिया पी आर अपॉन आर क्यू क्या है, एम अपॉन एन। तो पी आर की जगह क्या लिखा, आर माइनस ए, आपने अभी ऊपर लिख के बताया था पी आर ये है, और आर क्यू की जगह क्या लिखा, बी माइनस आर, वो लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर जो वेक्टर है ना स्मॉल आर, वो एक तरफ इकट्ठे कर लो, तो ये एन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया उधर, ये बी माइनस आर उधर, अब एन इंटू आर माइनस एन इंटू ए, फिर m इंटू बी माइनस एम इंटू आर वाला टर्म इधर ले आओ और एन ए वाला टर्म उधर ले जाओ, तो ये क्या होगा, एम आर प्लस एन आर, पहले से एन आर था, एम आर भी लेके आए, तो एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू एम बी, और यहाँ से माइनस एन ए उधर जाएगा तो प्लस एन ए, तो इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से तो आर कॉमन आ रहा है, तो आर कॉमन एम प्लस एन और इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए, तो आर वेक्टर क्या हुआ, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हुआ। और अगर हम इसको डायग्राम में देखें, ये वैसे ही फॉर्मूला है जैसे हम पहले करते थे कि भाई m को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूर वाले से, तो m इंटू बी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और n इंटू ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय m प्लस एन। कोई डाउट है क्या इसमें, कैसे आया, तो इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें कुछ पूछना है, किसी को डाउट है, अच्छा फिर से बताओ कि ये क्लियर है क्या, पी आर को क्या बोलते हैं, पी आर को कितना बोलेंगे, पी आर को बोलेंगे ओ आर माइनस ओ पी, ये क्लियर है क्या, पी से शुरू हो रहा है आर, यस सर। ये तो हो गया। ऐसे आर क्यू को क्या बोलोगे, आर क्यू को बोलोगे ओ क्यू माइनस ओ आर, ठीक है, क्योंकि आर से यस शुरू हो सर। रहा है Q पे खत्म हो रहा है, तो जहाँ पे खत्म होता है वो पहले लिखेंगे, तो फिर ये हम इसको ओ क्यू को लिख रहे हैं बी, है ना, ओ क्यू माइनस ओ आर बोला ना, तो बी माइनस आर लिख दिया इसमें। अब ये रेशियो बताओ, पी आर अपॉन आर क्यू एम अपॉन एन है, तो ये रहा पी आर अपॉन आर क्यू एम अपॉन एन, पी आर की वैल्यू डालो, अभी आपने पी आर की वैल्यू बताई थी आर माइनस ए, और ऐसे ही आर क्यू की वैल्यू बताई थी बी माइनस आर, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू एक तरफ इकट्ठी करनी है। हमें क्या निकालना है कि ये बताओ कि इस आर ने, कैपिटल आर ने लाइन जॉइनिंग पी क्यू को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड किया है, तो इस आर के कोऑर्डिनेट निकालो, ये पूछ रहा है, तो अपन वही निकाल रहे हैं, तो आर अलग कर रहे हैं हम यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर कैसे अलग करें बताओ, मल्टीप्लाई करो, तो आर माइनस ए को एन से मल्टीप्लाई किया, एन इंटू आर माइनस ए, फिर एम को बी माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, एन आर माइनस एन ए और इज इक्वल टू एम इंटू बी माइनस एम इंटू आर। यहाँ तक समझ में आ गया क्या। यस सर। अब आर वाले टर्म कहाँ कहाँ पर है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, और हमें आर अलग करना है क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है, और बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये माइनस एन ए को उधर ले जा रहे हैं, माइनस एम आर को इधर ले आएंगे तो प्लस एम आर हो जाएगा, प्लस एम आर और प्लस एन आर, माइनस एन ए जब उधर जाएगा तो प्लस एन ए हो जाएगा, तो अब आर इसमें से कॉमन निकाला, तो बचा एम प्लस एन, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन,
ठीक है। अब हम कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है कि पी क्यू, ये लाइन है पी क्यू, और आर ने इसको एक्सटर्नल डिवाइड किया है। पी क्यू के बीच में नहीं है आर, पी क्यू के बाहर आर है। तो यानी एक बार हम पी से आर और फिर से क्यू से आर, पिछली बार भी हमने यही किया था, पी से आर और क्यू से आर। देखो, पी से आर एम माना था और फिर क्यू से आर हमने एन माना था। पी से आर एम, क्यू से आर एन माना था, अभी भी यही मान रहे हैं। देखो कि पी से आर तक एम और क्यू से आर तक एन मान रहे हैं। और वही पी का तो हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया है ए, और क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया है बी, और आर का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल आर ले लिया, सेम चीज। सर। और अब हाँ बताओ। सर फिर P और Q को m-n लिख सकते हैं। पी और क्यू को, हाँ, पी क्यू को हम एम माइनस एन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वेरी गुड, सही है, ऐसा भी कर सकते हैं। पर हम डेरिवेशन में जा रहे हैं जैसे हम बुक में दिया है। तो अब बताओ, फिर से मैं ले रहा हूँ पी आर अपॉन क्यू आर। तो पी आर अपॉन क्यू आर कितना है रेशियो, बताओ, एम इज टू एन है कि नहीं है, बताओ। ये सही लिखा है मैंने। यस सर। अब पी आर की जगह क्या लिखवाओगे, बताओ, पी आर की जगह क्या लिखवाओगे। m+n। नहीं, ओपी माइनस ओ आर या ओ आर माइनस ओपी। OR - OP। हाँ, और R-A। हाँ, ओ आर माइनस ओपी। तो ओ आर को हमने आर बोल दिया और ओपी को हमने क्या बोला है, ओपी को हमने ए बोला है। देखो, तो आर माइनस ए। अच्छा, नीचे क्यू आर को क्या लिखें, क्यू आर को क्या लिखेंगे, OR - OQ। आर माइनस ओ क्यू। और ओ आर क्या है, ओ आर तो स्मॉल आर है, और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू तो स्मॉल बी है। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से आर अलग कर दो, पता लग जाएगा फिर नया फॉर्मूला से एक्सटर्नल डिवीजन का क्या आने वाला है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो m इंटू आर माइनस बी सर हो जाएगा ये। और इज इक्वल टू n इंटू आर माइनस ए, बिल्कुल ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं, एम आर माइनस एम बी इज इक्वल टू एन आर माइनस एन ए। अब मुझे सारे आर वाले टर्म इकट्ठे करने, एक तरफ ये लिया इधर और बी वाला टर्म उधर ले गए। तो एम आर माइनस एन आर इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए। तो बताओ, आर इसमें से कॉमन बचा, एम माइनस एन। तो आर क्या हो गया, आर हो गया एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। तो देखो माइनस का साइन आ गया, जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने, अच्छा अगर यहीं पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हो तो, ये 1:1 रेशियो हो तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे वन इन, ये वाला वन, ये वाला वन इंटू बी और ये वन इंटू ए डिवाइडेड बाय 1+1। तो ये देखो क्या आया कि a प्लस बी अपॉन 2। इस तरह से ये मिडिल टर्म अगर होगा तो ऐसे आ जाएगा। इसमें से क्वेश्चन 11 करा रहा हूँ, देखो एक्सरसाइज में से। शो दैट, कहाँ पर है इसका, एक सेकेंड। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का कौन सा क्वेश्चन है, देखिए 3a माइनस 2b वाला कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो एग्जांपल 11 क्या कहता है, कंसीडर 2 पॉइंट्स p एंड q विद पोजीशन वेक्टर op दिया हुआ है 3a माइनस 2b एंड oq दिया है a प्लस b। तो हमने ये डायग्राम बना दिया, op ले लिया 3a माइनस 2b और oq ले लिया a प्लस b। कहता है फाइंड द पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r which divides the line joining p and q in the ratio 2:1 internally और दूसरी बार एक्सटर्नली। तो अपन ने इंटरनली करना है और एक्सटर्नली करना है। तो इंटरनली अगर कर रहे हैं तो आर बीच में आ रहा है, ठीक है, ओपी और ओक्यू के बीच में, और 2:1 बोला है तो यानी पी से आर तक 2 ज्यादा होना चाहिए और आर से क्यू तक 1 कम होना चाहिए। तो हमने लिखा 2 टाइम्स ओक्यू ऐसे, और फिर 1 टाइम्स ओपी और डिवाइडेड बाय 2+1। तो 2 टाइम ओक्यू की जगह क्या लिखेंगे, ओक्यू की जगह तो ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी दिया है। और ओपी की जगह क्या लिखेंगे, 1 टाइम्स ओपी, ओपी की जगह 3a माइनस 2b अपॉन 2+1। और देखो क्या आया, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2a और 3a ये दोनों मिलके तो 5a हो जाएंगे, प्लस 2b और माइनस 2b कट जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा ओ आर इज 5a अपॉन 3। अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करना है, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि आर जो है पी और क्यू के बाहर आ रहा है और फिर से रेशियो 2:1 है। तो पी से आर तक 2 और क्यू से आर तक 1। तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे,
2 इंटू ओ क्यू है ना, और 1 इंटू ओ पी, और बीच में माइनस, तो 2 इंटू ओ क्यू मतलब 2 इंटू ए प्लस बी, और माइनस 1 इंटू 3a माइनस 2b, और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया, 2a माइनस 3a क्या हो गया माइनस ए, और 2b प्लस 2b 4b हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 तो 1 होता है, तो फाइनल आंसर आ गया 4b माइनस ए। इस तरह से हमने ओ आर निकाल लिया सेक्शन फॉर्मूला से। कोई डाउट इसमें? ये एग्जाम्पल 11 था। आ गया सर। बहुत बढ़िया। तो ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत आसान है। तो अगर ए बी निकालना हो तो बी में से ए माइनस करोगे, पता है ना, ए बी निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए करते हैं, तो मेंटली करते हैं। चलो ओ बी माइनस ओ ए करो तो 1 माइनस 2 कितना होगा -1 आई। फिर ओ बी माइनस ओ ए कर रहे हैं तो -3 और माइनस माइनस 1, तो कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। लास्ट बताओ -5 -1 तो -6 के, तो ये हो गया ए बी तैयार। तो इसकी मैग्नीट्यूड बताओ, -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -6 स्क्वायर, 36 प्लस 4 40 प्लस 1 41, रूट 41 आ गया। बीसी कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे निकालेंगे बीसी, किस में से किसको माइनस करें? सी माइनस बी माइनस बी। हाँ सी में से बी, तो 3 माइनस -3 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 कितना होता है भाई 2, क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट देख रहे हैं। अब जे कैप का कोफिशिएंट -4 माइनस -3 कितना हो जाएगा -4 माइनस माइनस, -1 हाँ -1 है। और लास्ट में बता दो क्या आने वाला है, 1 1 आएगा। ठीक है, -4 माइनस -5, तो -4 प्लस 5 क्या हो जाता है 1 के। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। तो इस तरह से हमने ए बी निकाल लिया और ए बी का मैग्नीट्यूड √41। इसी तरह से बी सी निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड √6, और ए सी निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड √35। तो जरा बताओ किन दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर है? तो ये दोनों छोटे लग रहे हैं, ये तो 6, BC और AC। हाँ तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 6 प्लस 35 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी 41 आ गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो इसमें से कॉमन क्या है, सी कॉमन लग रहा है मुझे बी सी और ए सी में, तो एंगल्स जो सी है वो 90 डिग्री है, तो एंगल ए सी भी बनाएंगे और सी पे 90 डिग्री बना देंगे। ठीक है ना, इस तरह से ये आप एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए हैं, तो बड़े आराम से आप पूरी एक्सरसाइज कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये ट्राई करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो इन सबके मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है, कर लोगे ये वाला। ठीक है ना, फिर यस सर। नेक्स्ट है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अलग सेम हो पर वेक्टर अलग अलग हो, तो आप क्या करना, आई जे के कोफिशिएंट चेंज कर दो बस, और कुछ मत करो। जैसे ये 2 इधर है -7 इधर है, तो -7 इधर ले आओ 2 उधर ले आओ, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा पर वेक्टर अलग हो जाएगा। ठीक है ना, फिर राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम, सर हाँ बताओ। सर नया टॉपिक करा लो सर। करा दें, ठीक है, चलो नया टॉपिक। तो ये आप सारे क्वेश्चन करना ट्राई, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लोगे। ठीक है, देखो ये 2 पेज एक साथ रखे मैंने आपके सामने। इन दोनों में क्या क्या है, एक में तो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और दूसरे में है वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करते जाएंगे साथ साथ में। तो देखो देख क्या है, 2 तरह के प्रोडक्ट हैं, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और ये डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, कि ए डॉट बी, ये बॉक्स में लिखा हुआ है, ए डॉट बी इज मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। एक वेक्टर ए दिया है, दूसरा वेक्टर बी दिया है, तो जैसे मानो एक वेक्टर ए और बी दिया है, तो बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में क्या है वो हम डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं। एक एग्जाम्पल जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो क्या है, वर्क डन का। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, पर वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वर्क डन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा।
मानो एक छोटा सा बच्चा है, गाड़ी लेके जा रहा है, तो ये कार है, उस धागे से बांधी हुई है उसने, में खींच के ले जा रहा है, तो वो फोर्स, क्योंकि वो खड़ा है तो फोर्स ऐसे लग रहा है उसका, तो उसका जो कंपोनेंट है, फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो क्या होगा वो पता लगाना है। फोर्स तो वो यहाँ लगा रहा है, पर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि व्हील्स को आगे जमीन पे चला रहा है, वो फोर्स क्या है, वो कंपोनेंट क्या है, वो है मॉड एफ कॉस थीटा, वो ओ एम की वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बताया एफ एम अपॉन ओ एम, और ये सारा ट्राइंगल बना के। तो बताओ ओ एम अपॉन ओ पी कितना होगा, ओ एम अपॉन ओ पी बताओ कितना होगा, कॉस थीटा होगा ना, अगर मानो अगर एंगल थीटा cos है ना। तो ओ एम क्या हुआ, ओ एम हुआ एफ कॉस थीटा। ओ एम क्या है, क्योंकि ये फोर्स तो एफ है ना, तो मॉडुलस ऑफ एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, मॉड एफ कॉस थीटा होगा। ये क्लियर है क्या, क्या होता है yes sir हाँ। इसके बाद ये थीटा की वैल्यू जो है ना, 0 से लेकर पाई के बीच में होती है, 0 से बड़ी या 0 या पाई से छोटी। अगर कहता है या तो ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए, तब है ना ए डॉट भी 0 होता है। और अगर ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तब 0 होगा। तो 3 रीजन की वजह से ए डॉट भी 0 हो सकते हैं, या तो मॉड ए की वजह से, यानी एक वेक्टर ए 0 हो जाए, या वेक्टर बी 0 हो जाए, या इनके बीच का एंगल जो है ना कॉस थीटा वो 0 हो जाए। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो ये 3 रीजन की वजह से ए डॉट भी 0 होता है। तो ये हो गया स्केलर कंपोनेंट की, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो इस तरह से यहाँ पे वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, डेफिनेशन देखो, द वेक्टर प्रोडक्ट और ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। वहां लगा देते हैं डॉट, और यहाँ लगा रहे हैं देखो क्रॉस, यहाँ डॉट लगाते हैं और यहाँ क्रॉस लगाते हैं, और इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, फर्क है ये। तो ये जो है ना, इसकी कोई डायरेक्शन भी होती है, कैसे, वो राइट हैंड थंब रूल बताता है। तो आप कभी जैसे राइट हैंड स्क्रूज होते हैं ज्यादातर मशीन में, तो अगर भूल जाओ कि कैसे स्क्रू खुलता है और कैसे बंद होता है, तो आप अपने जो है हैंड से, राइट हैंड से आप उस समझ लो कि अज्यूम करो कि अपने स्क्रू को पकड़ रहे हो आप, और आप बताओ कि अंगूठा बताता है कि आपको स्क्रू को किस तरफ ले जाना है, मानो ऊपर ले जाना है, तो आपकी उंगलियां बताएंगी कि आपको स्क्रू ड्राइवर किधर घुमाना पड़ेगा। तो आप स्क्रू ड्राइवर इधर घुमाओगे तो स्क्रू ऐसे जाएगा, ठीक है, और अगर आप अंगूठा नीचे कर दो तो आपकी उंगलियां उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बताओ ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दो वेक्टर दिए हैं, तो ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करो, ए से बी की तरफ अपनी राइट हैंड को कर्ल करो, तो आपका जो थंब है वो किधर पॉइंट कर रहा है, बताओ। ए से बी की तरफ अगर आप इस तरह से ऊपर ऊपर पॉइंट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब जो है स्क्रू ऊपर जाएगा ऐसे, ये राइट हैंड थंब रूल है। तो ये मेरा इधर है ना एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग मानो यूनिट वेक्टर क्या होता है पता है आपको, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ठीक है हाँ, और ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो, ठीक है तो बताओ आई क्रॉस जे, हमारा ए क्रॉस बी का डेफिनेशन है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। तो साइन थीटा और एन कैप, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो हमारा जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा ना वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के भी और बी के भी, दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो ये एन वेक्टर है और दोनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आई क्रॉस जे बताया, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, वो आएगा मॉड आई मॉड जे, और साइन कौन सा एंगल है, आई और जे के बीच में कितना एंगल है बताओ, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में तो 90 डिग्री एंगल होता है ना, साइन 90। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वो तो यूनिट वेक्टर है, 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप वो भी 1 हो जाएगा, साइन 90 वो भी 1 हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, पर उधर यूनिट वेक्टर का नाम क्या है, के कैप। तो इसलिए ठीक है हाँ, इसलिए हम कहते हैं आई क्रॉस जे के कैप होता है। पर अगर हम अपनी अंगुलियां उल्टा मोड़े, यानी वाई एक्सिस के से और एक्स एक्सिस की तरफ घुमाएं, मतलब राइट हैंड से ही, तो देखो क्या होने वाला है। तो हमारा अंगूठा किधर पॉइंट करेगा, मेरे ख्याल से नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा, नहीं करेगा, वाई से एक्स की तरफ घुमाओ अपनी राइट हैंड की उंगलियां, नीचे करेगा तो फिर इसका मतलब हमारा माइनस के कैप आएगा। तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है इसलिए, क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन है ये समझ में आया क्या। यस सर
तो ये देखो डायग्राम बना रहा है कि ये ए क्रॉस बी, तो ये एन कैप ऊपर की तरफ है और ये बी क्रॉस ए जो है वो नीचे की तरफ है उसकी डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अपोजिट होती है। जबकि यहाँ पे ए डॉट भी बोल दो चाहे बी डॉट ए बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका मैग्नीट्यूड होती है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो ये फर्क है। अब ऑब्जर्वेशन देखो, पहला ऑब्जर्वेशन ए डॉट बी इज ए रियल नंबर, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, तो वो स्केलर है और ये वेक्टर है। सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है, कहता है इफ ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए डॉट बी दोनों जो है ना वो जीरो है, पर ए और बी में से कोई भी जीरो नहीं है, दोनों नॉन जीरो है। तो तभी होगा जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी ए और बी परपेंडिकुलर, यानी थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। और यहीं पर ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन बोलती है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो ये जीरो कब होगा, और कहता है ए और बी नॉन जीरो है, ना ए जीरो है ना बी जीरो है, तो इसका मतलब ये जो साइन थीटा है ना वो जीरो होने वाला है। और साइन थीटा जीरो कब होता है, जब इनके बीच में एंगल जो है जीरो हो, यानी ये दोनों वेक्टर ए और बी क्या हो, पैरेलल वेक्टर हो, तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। तो दोनों का कंपैरिजन देख लिया थर्ड पॉइंट का। देखो अगला पॉइंट देखो क्या है कि यहाँ कहता है ए डॉट बी, अगर थीटा जीरो है ना तो ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी। क्यों, क्योंकि कॉस जीरो कितना होता है, बोलो भाई, cos 1। 1। तो इसलिए ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ए डॉट ए हो तो वो मॉड ए इंटू मॉड ए, और कॉस जीरो 1 होता है, तो ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है, ये याद रखोगे। ठीक है ना, इस तरह से ये पॉइंट्स बनते जाएंगे, कंपैरिजन करते जाएंगे हम। और अगर हमारा थीटा यहाँ पे पाई हो तो, थीटा अगर पाई हो, कॉस पाई की वैल्यू याद है किसी को क्या होती है, मॉड ए मॉड बी कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई की वैल्यू कॉस 180 माइनस माइनस में होती है, तो इसलिए हमारा ए डॉट बी क्या होगा, माइनस मॉड ए मॉड बी। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ सेकंड पॉइंट क्लियर कर लिया था। बताओ ए क्रॉस ए, वहां पे हमने ए डॉट ए किया था तो मॉड ए स्क्वायर आया था, यहाँ पे ए क्रॉस ए करें तो क्या आएगा, क्योंकि दोनों ए वेक्टर के बीच में एंगल जीरो होगा ना, तो साइन जीरो तो जीरो होता है, तो ए क्रॉस ए जो जीरो हो जाएगा। यहाँ ये बताया कि ए क्रॉस बी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और बी क्रॉस ए जो है नीचे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है ना, तो जब ए क्रॉस ए कर रहे हैं तो उनका ए क्रॉस ए हमेशा जीरो क्यों आता है, क्योंकि थीटा जीरो है, या फिर थीटा पाई मान लो। ठीक है, तो भी जीरो हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है, थीटा अगर पाई बाय 2 है दोनों के बीच में तो क्या होगा, तो मॉड ए मॉड बी और साइन, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं मान लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी, और साइन 90, साइन 91 होता है, इसलिए सिर्फ मॉड ए मॉड बी बोल सकते हैं इसको। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन 90 साइन 91 होता है, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी हो जाएगा जब एंगल 90 होगा। ठीक है क्या, यस सर। फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं, वैसे फिर से जुड़ना पड़ेगा।